आज हम लोग स्टार्ट करेंगे धातु कर्म, मेटलर्जी। ये क्लास 12th का आपका चैप्टर है। तो मैं जेई आईआईटी जेई और नीट के लिए इसको कवर करूंगा। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। थोड़ा सा मैं इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूंगा, बट मैं हर बार आपको एक बार ज़रूर ये बताऊंगा कि कौन सा वर्ड हिंदी इंग्लिश उसका क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलेंगे। इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको इसमें पता चलेंगे और मैं हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो जो लोग बोर्ड दे रहे हैं, अपियरिंग है या ड्रॉपर है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। तो देखेंगे धातु का। सबसे पहले धातु के वे यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज। खनिज को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च और आसानी से किया जा सकता है वो अयस्क कहलाते हैं। अयस्क का मतलब होता है ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। जो आपके पास अयस्क है इसे हम बोलते हैं ओर। ठीक है, अयस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर। वास्तव में खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आप समझिएगा, खनिज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं की मिट्टी लाल है, तो आप देख सकते हैं कि उस एरिया में आप क्या बोलेंगे कि जिन जगहों की मिट्टी लाल होती है वहां पर लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर मिनरल है, वो खनिज कहलाते हैं। दूसरी चीज, अब हम वहां से मान लीजिए हमने लोहे को निकाला आपने उस मिट्टी से, और आपको उसका प्राइस पड़ा मान लीजिए 200 रुपये। मार्केट आप गए और आपको पता चला कि पर केजी जो प्राइस है लोहे का, एक एक किलो का जो जो मूल्य है वो आपको पता चला कि 300 है। तो आपको 100 रुपये, सॉरी, मान लीजिए 100 रुपये मार्केट जाने पर आपको पता चला, और आपको लागत कितनी आ गई? 200 रुपये पर केजी। तो ये आपको लॉस हुआ। तो इसे आप अयस्क नहीं बोलेंगे। अयस्क हम उस चीज को उसको बोलते हैं, उन हम खनिज को अयस्क बोलते हैं जिनसे हम कम खर्च में और आसानी से हम क्या निकाल सकें? मेटल को, धातु को बाहर निकाल सकें। ठीक, तो ये आपके पास अयस्क हो गए। तो जितने भी अयस्क होते हैं वो सब के सब खनिज कहलाते हैं, लेकिन जो सारे खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। वास्तव में खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं वो तो खनिज होंगे ही। समझ रहे? इसको हमने चार वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला नेचुरल, प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क, अयस्कों में धातु मुक्त अथवा धात्विक अवस्था में होते हैं। देखिए, अयस्कों में जो धातु है वो कैसा? मुक्त या धात्विक अवस्था में ही होते हैं। यह चट्टानों या जलोढ़ अशुद्धियों जैसे मिट्टी, बालू आदि के साथ पाई जाती है। अब ये ऐसे हैं जो अपने ऑक्साइड वगैरह में नहीं, ऐसे ही मिलते हैं। जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये ऐसे ही मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गए प्राकृतिक अयस्क। ठीक है। दूसरा, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क कैसे होते हैं? जो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट जिसे हम बोलते हैं, Fe2O3। बॉक्साइड जिसे बोलते हैं, Al2O3। कैसिटराइट, ये टिन का होता है, SnO2, या इसको टिन स्टोन भी बोलते हैं। क्यूपराइट, Cu2। जिंकाइट, ZnO, ये ऑक्साइड और है। इसी तरीके से कार्बोनेट और भी होते हैं। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। डोलामाइट, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है डोलामाइट CaCO3 डॉट MgCO3 का। कैलेमाइन, सेडेराइट। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। मैग्नेसाइट, ये इंपॉर्टेंट और हैं जो आपके नाम यहाँ पर दिए गए, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑक्साइड हो गए, कार्बोनेट हो गए। सल्फेट के अयस्क होते हैं, जैसे इप्सम सॉल्ट, इप्सम लवण जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार पूछा गया है। इप्सम सॉल्ट, ये भी जो भी यहाँ पर आप दिए गए वो मैक्सिमम वही हैं जो आपसे कभी ना कभी पूछे गए। तो इन सबको आप अच्छे से याद करेंगे। इप्सम सॉल्ट जो होता है वो होता है आपका MgSO4.7H2। ठीक है। फॉस्फेट अयस्क, इन बाकी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा गया है। एक एंग्लेसाइट का भी कभी कभी जिक्र आया है PbSO4 में। फॉस्फेट अयस्क जो होंगे, ये देखिए आपका हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एपराइट, ये आपके पास होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? हाइड्रोक्सी एपेराइट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है इसमें, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है ये। इसी तरीके से क्लोरेपाइराइट, ये आपका Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaCl2। तो ये मिक्सचर होता है आपके पास। ये आपके फॉस्फेट है इसका। आगे हम लोग देखेंगे, दो हो गए आपके पास ऑक्साइड। इन सब में देखिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व था। अब हम लोग पहुंचे किन पे? सल्फर वाले। तो सल्फर युक्त जो आपके पास जो अयस्क हैं इनमें देखेंगे, इनमें कैसे कैसे? आयरन, लेड, जिंक, मरकरी। आयरन, लेड, जिंक, मरकरी, कॉपर के जो रहते हैं, ये सब याद करने। आयरन पाइराइट है, Ps2। गैलेना, PbS। जिंक ब्लेंड, ZnS। सिनेबार,
HgS सिनेबारे से बोलते हैं, कॉपर ग्लैंस Cu2s, चैल्कोपाइराइड Cu2s डॉट Fe2S3, इसको याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आगे आते हैं हैलाइड अयस्क। हैलाइड मतलब जो हैलोजन के साथ जो पाए जाते हैं, इन अयस्कों में धातु के हैलाइड्स होते हैं। उदाहरण देखेंगे, सिल्वर, हॉर्न सिल्वर किसे बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर EgCl को। कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2, ये मिक्सचर होते हैं, देखिए दो आपके पास सॉल्ट होते हैं, इनका मिक्सचर है ये। फ्लोरोस्पर CaF2 को बोलते हैं। सिल्वाइन KCl। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट NaF.AlF3, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रायोलाइट NaF.AlF3। ये सारे के सारे अयस्क आपको याद करने हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं धातु कर्म, मेटलर्जी, कि हम किस तरीके से आपके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल को उसके अयस्क से निकालने की जो विधियां होती हैं, उन सबको हम वो पूरे के पूरे सब के सब कहलाते हैं धातु कर्म। ये प्रमुख पदों में किया जाता है इसका पृथक्करण। धातु का इसके अयस्क से पृथक्करण एवं निष्कर्षण। पहला, अयस्क को पीसना, ठीक है। दूसरा, अयस्क का प्रसाधन या सांद्रण। तीसरा, सांद्रित अयस्क के तत्व का पृथक्करण से तत्व का पृथक्करण। और चौथा है धातु का शुद्धिकरण। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तोड़ना और पीसना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हम बहुत पाउडर फॉर्म में कर देते हैं। पाउडर फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले हम उसका पाउडर बना लेते हैं, कैसे भी उसको पीस के हम उसका पाउडर बनाते हैं। दूसरा स्टेप आपके पास उसका सांद्रण करना। सांद्रण करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी आप उसको कहीं से लेके आए, कहीं माइन से आप उसको लेके आए, खदान से, तो क्या होगा कि जितना भी आपके पास, जो भी आपके पास अयस्क होगा, उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होगी। मान लिया आपके पास 100 किलो आपके पास टोटल था, 100 किलो में आपके पास 70 किलो भी मिट्टी थी और केवल 30 किलो आपके पास धातु था। आपने उसको, मान लीजिए आपने उसको पानी से धो दिया, तो कुछ मिट्टी निकल गई, मान लीजिए 50 केजी मिट्टी निकल गई, अभी भी उसमें 20 केजी कंकड़ वगैरह बचे हुए, ठीक है, 20 केजी कंकड़ बचे हैं और 30 केजी मेटल अभी भी बचा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले कितना था, मिट्टी थी 70 और ये था 30, अब मिट्टी कितनी है 20 और ये कितना है 30। तो इसका देखिए मेटल का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया, क्योंकि हमने मिट्टी क्या है बाहर निकाल दी, तो वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया है, सांद्रित हो गया है, तो इसे बोलते हैं सांद्रण, ठीक है। उसमें से इम्प्योरिटीज को इस तरीके से बाहर निकालना। तो देखेंगे, अयस्क से अवांछनीय अनुपयोगी अशुद्धियों को हटाने की क्रिया ड्रेसिंग सांद्रण या अयस्क का लब्धीकरण कहलाती है, ठीक। इसमें कैसे कैसे करते हैं, पहला, जलीय धावन या गुरुत्वीकरण पृथक्करण विधि, ठीक है, या लेविगेशन। इसमें देखिए क्या करते हैं कि जलीय धावन मतलब हम उसको बस पानी से धो देते हैं किसी भी तरीके से, तो जो भारी अयस्क होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जबकि जो मिट्टी वगैरह है वो सब पानी के साथ ऊपर बह के निकल जाती हैं। इसके लिए हम विल्फ्ले टेबल का उपयोग करते हैं। ये विल्फ्ले टेबल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होती है, कि ये देखिए इस तरीके से एक टेबल होती है जो कि वाइब्रेटिंग टेबल होती है, इस तरीके। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास पाउडर्ड अयस्क, पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आपके पास ओर को हम अयस्क बोलते हैं। अयस्क को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओर बोलते हैं, ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पाउडर्ड फॉर्म में हम ओर को हम लोग यहाँ से डालते हैं और यहाँ पर हम पानी पानी फ्लो कराते हैं। तो होता क्या है कि जो भी जो अयस्क होता है वो हैवी होता है, वो धातु यहाँ जमा हो जाती है, धातु यहाँ जमा हो जाता है, और जो मिट्टी होगी वो इस पानी के साथ बह के यहाँ पर नीचे चली जाएगी। तो जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो मिट्टी वगैरह होगी, वो सब देखिए आपके पास कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सारी की सारी मिट्टी आपकी नीचे आ गई और जो अयस्क हो गए वो आपको यहाँ मिल गए। तो ये तरीका होता है, इसे हम बोलते हैं विल्फ्ले टेबल, और ये वाइब्रेट करती रहती है, लगातार मूव करती रहती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है विद्युत पृथक्करण विधि। विद्युत पृथक्करण विधि देखें, इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय मतलब इसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व तो होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास अयस्क, ठीक है, और एक होता है आपके पास अशुद्धियां। मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है और मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इम्प्योरिटीज, एक होता है आपके पास और दूसरा होता है इम्प्योरिटीज। इनमें से एटलीस्ट कोई एक जो है वो आपका मैग्नेटिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए और आपका मैग्नेटिक है और ये आपका नॉन मैग्नेटिक है, इम्प्योरिटीज कैसी हैं,
नॉन मैग्नेटिक है, इनमें चुंबकत्व का गुण नहीं है। और जो ओर है वो मैग्नेटिक है, मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण है। तो आप समझिए, जो भी आप खदान से जो आप लेके लाए थे 100 kg, आपने उस पूरे को क्या किया, पीस के पाउडर बना लिया। उस पाउडर को आपने, ये एक टेबल है जो इस तरीके से लगातार बेल्ट इस तरीके से घूम रही है, और ये 2 चक्के लगे हुए हैं। इसमें से ये वाला जो चक्का है, ये वाला, ये आपका मैग्नेटिक है। ठीक है, ये मैग्नेटिक है। आपने यहाँ पे देखिए पाउडर डोर को डाला, वो यहाँ से ये जो बेल्ट घूम रही है आते आते इधर आया। अब क्या होगा, इसमें ये मैग्नेटिक है, तो जो चीज जिसमें मैग्नेटिक, जिसमें चुंबकत्व का गुण होगा, वो चीज इससे अट्रैक्टेड होके और इधर साइड गिरेगी आके। जबकि जो जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होगा, वो ऐसे दूर गिरेगी आके। चुंबकत्व का गुण किसमें नहीं था, इम्प्योरिटीज, जो अशुद्धियां थी। तो जो अशुद्धियां हैं वो आपकी यहाँ पर आएंगी, यहाँ पे आएंगी आपकी, देखिए इम्प्योरिटीज। और जो आपके पास ओर है वो आपका कहाँ पे गिरा, देखिए चुंबकीय अयस्क जो है वो कहाँ आएगा, थोड़ा सा इससे अट्रैक्ट, आकर्षित होके इधर साइड गिरेगा आके। आ रही बात समझ में। अगर मान लीजिए मैं इनको पलट देता, तो इन दोनों की जगह पलट जाती है। अगर मान लीजिए जो अशुद्धियां हैं, अगर वो आपकी मैग्नेटिक होती, तो वो यहाँ पर गिरती आके, मतलब इधर साइड पास आके, और दूर कौन गिरता जाके, और आपका। तो ये एक तरीका होता है जो आपका विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि होती है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आपके पास रहता है, उदाहरण के लिए आप लोग इसमें देख सकते हैं, क्रोमाइट अयस्क को अनुचुंबकीय अनचाही अशुद्धियों से, और कैसेटराइट अयस्क को, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, SnO2 में जो चुंबकीय अशुद्धियां होती हैं वो क्या रहती हैं, वोल्फ्रेमाइट, FeWO4 प्लस MnWO4। तो ये रहता है आपके पास कैसा, मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक जो इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें, इन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं, किससे, कैसेटराइट, जो कि SnO2 आपका रहता है। अगला है, ठीक है, ये इन सारी विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम लोग देखते हैं क्या रहता है। एक इस तरीके का देखिए आपका ये टैंक रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अयस्क, और उसमें हम तेल मिला देते हैं, किस चीज का, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल मिला देते हैं, और अयस्क को पाउडर्ड फॉर्म में हम यहाँ पे मिला देते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती है इसमें, और हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। ठीक है, पाइन ऑयल मिला देते हैं, और आपका अयस्क मिला देते हैं। अयस्क के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये जनरली आपका सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है। किसके लिए, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनके लिए। पाइन ऑयल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ऑयल होता है, ये सल्फाइड अयस्क को वेट कर देता है। ये क्या कर देता है, सल्फाइड अयस्क को वेट कर देगा। और जो इम्प्योरिटीज होती है, या जैसे आपकी मिट्टी है, तो पानी क्या करेगा, मिट्टी को गीला कर देगा, भिगा देगा, और उसको नीचे यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा। और ये क्या करेगा, ये ऑयल जो होता है, जो तेल रहता है, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से ये हमेशा कहाँ रहता है, पानी में ऊपर साइड फ्लो होता है। और इससे अयस्क जो है, ये अयस्क के आसपास इस तरीके से लग जाता है। मान लीजिए ये आपका अयस्क का मॉलिक्यूल है, तो इसके आसपास आपके ये देखिए पाइन ऑयल इस तरीके से लग जाता है, या आप ऐसे समझिए कि ये पाइन ऑयल है, इसके आसपास अयस्क किस तरीके से स्टिक कर जाते हैं। और ऑयल हमेशा लोअर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हमेशा ऊपर रहता है। तो ये जितना भी सल्फाइड अयस्क रहते हैं वो सब के सब आपके ऊपर आ जाते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक आपका घूमने वाला पैडल रहता है। ये पैडल क्या करता है आपके पास, इससे हम ऑक्सीजन का फ्लो कराते हैं, ताकि क्या होता है, इससे हवा का फ्लो कराते हैं, ताकि ये प्रॉपर इसका मिक्सिंग होता रहे। मान लीजिए नीचे आपकी इम्प्योरिटीज जमा है, वो जो नीचे इम्प्योरिटीज आपकी जो जमा रहेंगी, उन इम्प्योरिटीज को प्रॉपर तरीके से मिक्स करता रहेगा वो। ठीक है, दूसरा देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक एक लाइन करके। इस विधि का उपयोग साधारणतः सल्फाइड अयस्क की कम सांद्रता, सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है। आप ऐसे याद रखते हैं, जैसे PbS CuS डॉट Fe2S3, दैट इज कॉपर आयरन पाइराइड, या इसको हम CuFeS2 भी बोलते हैं। जिंक ब्लेंड ZnS, इनके लिए करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अधात्वी तथा अयस्क कणों की जल तथा चीड़ के तेल के साथ भारिता की विभिन्न कोटि होती है। ठीक है, मतलब कि जो जो चीड़ का तेल होता है, जिसे हम पाइन ऑयल बोलते हैं, ये आपका अयस्क को भिगा भिगा देता है, या उससे अयस्क जो होता है वो इससे आगे चिपक जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती है, पानी उन्हें गीला कर देता है। ठीक है, अधात्री के कण जल द्वारा भारित, जबकि अयस्क के कण तेल द्वारा भारित होते हैं। इस प्रक्रम में निम्नलिखित अभिकर्मों का उपयोग भी होता है। पहला, झागकारी, जिन्हें हम फ्रॉथर्स बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये झाग बनाते हैं। ठीक है, झाग प्लवन
सेल के ऊपर बनते हैं, जैसे चीड़ तेल, कपूर तेल आदि झाग बनाते हैं और बहुत मात्रा में मिलाए जाते हैं। क्योंकि दूसरा होता है कलेक्टर, ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं कि उन सब को जो आपके जो अयस्क हैं वो पाइन ऑयल से आके और इस तरीके से एकदम से ग्रुप बना ले, बंडल टाइप का बना ले। पोटेशियम या सोडियम एथाइल जेंथेट का हम लोग यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जेंथेट का उपयोग हम संग्राहक के रूप में करते हैं। ये सल्फाइड अयस्क के कणों के साथ संयोजित हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक साथ कर लेते हैं तथा इन्हें जल प्रतिकर्षी भी बनाते हैं। इसी क्रम में अयस्क के कण झाग पर आ जाते हैं और संग्राहक को हमेशा कम मात्रा में मिलाते हैं। अगला संक्रियणकारी व अवगमन अभिकर्मक। ये अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप जेई वगैरह के लिए जा रहे हैं तो इसकी आपको जरूरत है। संक्रियणकारी व अवगमन अभिकर्मक देखेंगे, जब एक लवण दूसरे लवणों के रूप में रखता है, इसमें सक्रियक या अवगमन अभिकर्मक को मिलाने पर अशुद्धियों में उपस्थित प्लवन के गुण के कारण ये तैरने लगती हैं तथा इन्हें आसानी से पृथक कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आप समझेंगे, जैसे गैलेना में पीवीएस के अंदर आपके पास जो जेडएनएस तथा FeS2 ये क्या रहती हैं आपके पास, पीवीएस के अंदर जेडएनएस और FeS2 ये दोनों आपके इम्प्योरिटीज के रूप में रहते हैं, अशुद्धियों के रूप में रहते हैं। आप एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। गैलेना के अंदर ये लोग अशुद्धियों के तौर पे रहते हैं, तब हमें इन्हें अलग करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें NaCN मिला देते हैं। क्या मिला दिया, पोटेशियम इथाइल जेंथेट तो मिलाया और NaCN और मिला दिया। तो NaCN क्या करता है, इस ZNS के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स आपका बना लेता है, जो कि आपका देखिए NaCN तथा Na2CO3 ये आपका संक्रमक हो गया और ये अवगमन अभिकर्मक की तरह यूज होते हैं। तो ये NaCN क्या करता है, ZNS के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के अलग निकल जाता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकल जाता है और ये Na2CO3 को हम अवगमन अभिकर्मक की तरह यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल आप यूज कर लेंगे, देखेंगे NaCN तथा Na2CO3 के अवयव मिलाने पर ZNS तथा FeS2 की प्लावन गुण कम होता है। इसीलिए जब वायु को प्रवाहित करते हैं तो जहाज में मुख्यतः पीवीएस रहता है। क्या हुआ, NaCN और ZN2CO3 जो है ये ZNS और FeS2 से रिएक्शन करके उसे नीचे बिठा देते हैं और जबकि पीवीएस जो है वो आपका झाग के साथ ऊपर आ जाता है। ठीक है, पीवीएस को झाग में एकत्रित करके इस प्रक्रम में दोबारा मिलाते हैं, जो ZNS के प्लावन के गुण को बढ़ाता है। मान लीजिए पीवीएस आपका निकल गया तो हम इसमें सक्रियक को मिलाते हैं। आप किसको मिलाते हैं, सक्रियक को, तो ये वापस से ZNS को सक्रिय कर देता है और अब हम ZNS को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला आपका मेथड आता है लीचिंग, जिसे हम निक्षालन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलेय हो तो प्रायः निक्षालन का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण इस क्रियाविधि को स्पष्ट करते हैं। ठीक, देखेंगे आप सबसे पहले, जैसे मान लीजिए Al2O3 था, तो Al2O3 को अगर मान लीजिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं तो एक आपका कंपाउंड बना NaAlOH4। अब आप इसमें देखेंगे एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइड में अधिकांशतः SiO2, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां होती हैं। 473 से 523 ताप पर, 35-36 बार ताप पर चूड़ित अयस्क को सांद्र NaOH में अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या करता है, देखिए ये इस तरीके का एक आपका ये कंपाउंड बनाता है, सोडियम NaAlOH4 ये आपका बना। अब देखेंगे आगे, ध्यान से देखिएगा कि इसको हमने क्या कर लिया, इसको हम अलग कर लेते हैं, ये आपका अलग हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्यों, अब देखिएगा जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सॉल्यूशन में रह जाएंगी और ये आपका अलग कर लिया जाता है। अब हम जब इसकी रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो हमें वापस से Al2O3 प्राप्त हो जाता है। तो हमने इसमें कोई एक ऐसी चीज मिलाई जो आपकी केवल उसी से ही रिएक्शन करेगी, जो आपका मेटल ऑक्साइड है, बस उससे रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड बना लिया, उसे हमने फिल्टर आउट कर लिया और वापस से हमें मेटल का जो आपका जो अयस्क था वो हमें फिर से मिल गया। तो ये इम्प्योरिटी का 4 तरीके हो गए आपके पास। ठीक है, सी पार्ट आपके पास आता है सांद्रित अयस्क। पहला हमने देखा था कि हम उसको पानी से धो लेते हैं, दूसरा था आपके पास सांद्रण, तीसरा था सांद्रित अयस्कों से अवशोषित धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो सबसे पहले देखिए
सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो भी आपको गिवन हो उसको, कोई भी और गिवन हो, सल्फाइड और गिवन हो, कार्बोनेट और गिवन हो, उन सबको हम ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तित करने के इसके पास दो तरीके, दो क्रिया होते हैं। पहला होता है निस्तापन। निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं और धातु ऑक्साइड शेष बचता है। अच्छा, निस्तापन में हमें क्या रहता है, केवल हम उसको गर्म करते हैं और हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, मतलब हवा की जरूरत नहीं रहती। तो देखिए Fe2O3, FeCO3 आयरन का कार्बोनेट है, तो इसे जब हम हीट कर रहे हैं तो ये FeO प्लस CO2 में देखिए ब्रेक हो गया। PbCO3 है, तो इसे हीट किया अगर, तो ये आपका PbCO3 जो है, अगर हमने इसको हीट किया तो ये आपका देखिए PbO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। अब अब इनके साथ एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें हमें उसकी एयर, हवा की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, इसे हवा की अनुपस्थिति में क्यों किया गया, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना था ऑक्साइड और में। और ये ऐसा है कि इसके पास अपना ऑक्साइड खुद ब खुद है, ऑक्सीजन देखिए है इसके पास, तो इसे बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन या कैल्सिनेशन बोला जाता है। दूसरा होता है आपके पास, ये देखिए इस तरीके से कार्बोनेट और जितने भी देके रखे हैं उन सबको हमने इसी तरीके से अलग अलग कर लिया। दूसरे मान लीजिए कोई जलीय अयस्क ऑक्साइड है, जैसे Fe2O3.3H2O है, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये जो पानी है, ये पानी देखिए आपका अलग हो गया और आपको Fe2O3 मिल गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास जो है वो है भर्जन, जिसे हम रोस्टिंग बोलते हैं। और रोस्टिंग घर में करते हैं ना, घर में जैसे रोस्ट करते हैं किसी चीज को, फ्राई करते हैं, तो उसको क्या होता है, गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि हवा की उपस्थिति में उसको गर्म करना। भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ गर्म, गलनांक के नीचे के तापमान, मतलब गलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा उसको गर्म कर दिया कि वो पिघल गया, पिघलने से नीचे, गलनांक के नीचे अगर हम उसको गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, भर्जन। अब इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सल्फाइड और थे, पीवीएस था, जेडएनएस था, तो क्या होगा, इसको जब हम हीट करेंगे किसमें, तो ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लस O2 अगर मैं करूं, तो ये आपका देखिए पीवीओ बना देगा प्लस SO2। पीवीएस पीवीएसओ4 भी बनाता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी केवल आप एक ये रिएक्शन देखिए और एक ये, दो रिएक्शन बस देखिए। ठीक है, जिसमें हमने क्या कर लिया, इन्हें ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर लिया। अगला पॉइंट, उच्च ताप पर भर्जन कुछ सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धात्विक ऑक्साइड में बदल जाती है। जिंक सल्फाइड है, तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो जिंक ऑक्साइड बना दिया। कॉपर सल्फाइड है, तो ये भी Cu2O में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये जितने भी हैं, कुछ धातु हैं, जैसे अभी ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ धातुएं जैसे Cu, Pv, Hg, Sb आदि की सल्फाइड अयस्क का जब वायु के O2 में खुले प्रवाह में गर्म करने पर पहले सीधे धातु में अपचायित हो जाती है, धातु की ऑक्साइड नहीं बनाती। तो ये देखिए Cu2S है, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, ऑक्सीजन से, मतलब कि उसे हमने हीट किया, गर्म किया वायु की उपस्थिति में, तो ये डायरेक्ट आपको कॉपर दे देगा, लेड दे देगा, Hg दे देगा। ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें सबसे नीचे पाए जाते हैं। सी, अगला, यह आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली वाष्पशील अशुद्धि जैसे आर्सेनिक वगैरह ये सब है, तो इनको क्या, आर्सेनिक हुआ, सल्फर हुआ, इनको इनके ऑक्साइड के रूप में उड़ा देता है। जैसे देखिए आर्सेनिक है अगर मेटल, तो आर्सेनिक ऑक्साइड बना देगा। अगर एंटीमनी है, तो जैसे आर्सेनिक है तो बना देगा AS2O3 और उड़ जाएगा। वोलाटाइल होते हैं, मतलब ये आसानी से उड़ जाते हैं। Sb है एंटीमनी, तो Sb2O3 बना के निकल जाएगा। फॉस्फोरस है तो P4O10 बना के उड़ जाएगा। अगर सल्फर है, कहीं मान लीजिए सल्फर पड़ा हुआ है, किसी भी उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो आपकी सल्फर अगर पड़ी हुई है, तो वो SO2 बना के उड़ जाएगी, फॉस्फोरस निकल जाएगी। ये सब आपके वोलाटाइल ऑक्साइड होते हैं, आसानी से वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, वाष्पशील। वोलाटाइल मतलब होता है वाष्पशील। ये ऑक्साइड वाष्पशील होते हैं, इसलिए चिमनी से गैसों के रूप में बाहर निकलते हैं। अगला, जब सांद्रित टिन स्टोन अयस्क SnO2 को वायु के प्रवाह में तेज गर्म करते हैं, तो Cu2S और FeS की अशुद्धियां क्रमशः CuSO4 और FeSO4 में बदल जाती है। एक ये रिएक्शन भी है आपकी, बट इसकी अभी आपको जरूरत नहीं, इसको हम आगे देखेंगे जब हम उनकी मेटलर्जी देखेंगे। तीसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब आपके पास क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। अब इस ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, अपना धातु बनाना है।